दिस इज कृष्णा फ्रॉम eduncle.com। आज इस वीडियो में हम आपके CSIR नेट एग्जाम के रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑलरेडी नो दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर CSIR नेट एग्जाम। इस सिंगल सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स वेटेज 34 है, जिसमें पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पार्ट सी में भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन जनरल इनका टोटल जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो मॉडरेट या इजी होता है। बहुत कम चांसेस हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी किसी ईयर में पूछा गया हो तो पूछा गया हो, अदरवाइज बहुत इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन एनालाइज करेंगे कि हमें क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ताकि अगर फिर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्लियरिटी हो कि आपको वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्टिकल इन अ बॉक्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है। उनका कंफ्यूजन यही होता है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें या क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करें। तो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज a particle or the wave function of a free particle of mass m constrained to move in the interval minus L to plus L। ओके, तो यहाँ पे हमें पार्टिकल का इंटरवल दिया है, ठीक है। इज psi x is equal to a into L plus x L minus x। ओके, और यहाँ पे हमें वेव फंक्शन भी गिवन है, where a is a normalization constant। The probability that the particle will be found to have energy pi square h square upon 2 ml square is। Okay, तो हमें probability बतानी है पार्टिकल की इस एनर्जी में पाए जाने की, that is pi square h square upon 2 ml square। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जून 2019 में पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो हमें पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या मिल रही है। अगर हम एनर्जी एक्सप्रेशन को भी देखें कि ये पोटेंशियल वेल है और कौन सा इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज कि हमें इंटरवल दिया हुआ है, यानी हमें पोटेंशियल की विड्थ दी हुई है जो है -L to L, -L to L, यानी हमारे पोटेंशियल की विड्थ हो गई 2L। तो हमारा पार्टिकल इस 2L पोटेंशियल की वेल के अंदर कन्फाइंड है। अब हमें सेकंड थिंग दी हुई है psi x is equal to a into L plus x L minus x। ये हमें पोटेंशियल का वेव फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी पार्टिकल का वेव फंक्शन दिया हुआ है। देन इट इज psi x तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम, दैट मीन्स psi x इज इक्वल टू psi माइनस x। यानी कि ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है कि हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है। अब सेकंड थिंग इज कि -L to L हमें इंटरवल दिया हुआ है। ये क्या हमें डिफाइन करता है या ये हमें क्या क्लू देता है, दैट इट इज एन सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, मींस इट इज एन इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। तो यहाँ से हमें मेन पॉइंट मिल गया। अब हमें बस इसके जो एक्सप्रेशन है वो हमारे सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस करने हैं। सो फॉर एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट और सिमेट्रिक, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू विड्थ का स्क्वायर। तो हमें विड्थ क्वेश्चन में गिवन है वो है 2L। ओके, 2L, तो यहाँ पे हमें सिर्फ n स्क्वायर 2L का स्क्वायर
which will become 8 ml स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करें, दैट इज फॉर n बराबर 1, तो वो क्या होगी, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं है, हमें पार्टिकल की इस एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर, यानी कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में नहीं है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी। तो अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कैलकुलेट करें तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा पाई स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2 ml स्क्वायर। दैट मीन्स हमें n बराबर 2 एक्साइटेड स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हमें पता है दैट इट इज एन इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, तो इसके लिए हमें वेव फंक्शन या फिर आइगन फंक्शन का फॉर्मूला याद है जो हमने पढ़ा हुआ है, जिसकी 2 क्लास होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज अंडर रूट 2 बाय विड्थ, ये इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, एंड cos n पाई x अपॉन विड्थ, ये होता है when n has an odd number 1 2 3 ओके, और सेकंड क्लास होती है when as an even number। which is expression for sine। ओके, तो यहाँ से हमें फंक्शन जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो मिल गया है। आप पहले से नोट डाउन कर लिए, तो हम फर्दर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। सो अब हम डायरेक्टली आइगन फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी अंडर रूट 2 बाय 12, क्योंकि विड्थ क्या है 2l है और हम n बराबर 2 स्टेट के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे साइन वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दैट इज साइन n पाई x 2l, और यहाँ पर n 2 है तो यहाँ हम 2 इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा अंडर रूट 1 बाय l साइन पाई x बाय l। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी हमें इस स्टेट में फाइंड करनी है, उसके लिए हमने वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है और हमें गिवन वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रास आई कैंसाई 1 के मोड का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एंड ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है दैट a इज एन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो हमारा एक्सप्रेशन डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस l टू l रूट 1 बाय l साइन पाई x l, एंड गिवन जो फंक्शन है हमारा a इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया था कि ये एक इवन फंक्शन है, एंड वी नो दैट इट इज एन ओड फंक्शन, तो इनका डायरेक्टली हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, बिकॉज एक इवन फंक्शन ओड फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्टली यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा 0। और हम इसको एक और तरीके से डायरेक्टली भी जज कर सकते थे, क्योंकि हमें जो ये फंक्शन दिया हुआ है साई एक्स इज इक्वल टू a इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन में,
तो इसका प्लॉट कुछ इस तरीके का आएगा, which denotes ground state, that is n is equal to 1। और जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो ये एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग आ रही थी n is equal to 2 स्टेट, दैट इज दोनों स्टेट्स क्या है, डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी पार्टिकल की, 0। तो करेक्ट आंसर होगा 0। Now we will move towards the next question. The next question is a quantum particle of mass m in one dimension confined to a rigid box is shown in the figure. It is a rigid box, okay? Is in its ground state, okay? तो ये जो चीज है remarkable है that it is in ground state. An infinitesimally thin wall is very slowly raised to infinity at the center of the box in such a way that the system remains in its ground state, yani it is still in ground state all the times, assuming that no energy is lost in raising the wall. The work done on the system when the wall is fully raised, eventually separating the original box into two compartment is। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें तो एक बॉक्स है या ये अगेन इट इज इन इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, ठीक है। इसके मिड में एक वॉल रेज की जा रही है इन्फिनिटी तक, ओके, और इसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को हम वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट और आफ्टर सेपरेटिंग टू कंपार्टमेंट इट इज स्टिल इन ग्राउंड स्टेट। तो अगर हम फर्स्ट वाले वॉल को देखें जो फर्स्ट कंडीशन है, तो अगर हम इसके लिए अगेन वो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू लिखेंगे, देन व्हाट विल बी, इट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 2l स्क्वायर, क्योंकि जो हमारी इसकी विड्थ है पोटेंशियल वेल की वो है 2l, ओके। अब अगेन इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, तो अब ये एक पोटेंशियल वेल -L to L नहीं रहा, यहाँ पर पोटेंशियल वेल हो गए -L to 0 और 0 to L। यहाँ पे दो पोटेंशियल वेल बन गए हैं, एक है -L to 0 एंड जो सेकंड वन है वो है 0 to L, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपार्टमेंट बन गए। तो अगर हम इसके लिए, क्योंकि अभी भी हमारा जो पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो अब इसके लिए पहले हम अगर एनर्जी एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर सपोज हम इसे En1 देते हैं और अगर हम इसे डिनोट करें En2 से, देन व्हाट विल बी En2। अब क्या हो गया, हमारी विड्थ आधी हो गई, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, दिस विल बी 2ml स्क्वायर। अब दोनों ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, दिस वुड बी पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2ml स्क्वायर। और सिमिलरली En1 क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर एट ml स्क्वायर। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ वर्क डन फाइंड करना है, और यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी। तो दैट वुड बी En1 En2 माइनस En1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट वुड बी n पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2m L स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर एट m L स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 8m L square. This would be correct answer. Now coming to the next question. It is also asked in June 2019 paper. Okay, the question is, a particle of mass m and energy E greater than 0 in one dimension is scattered by the potential shown below. हमें एक potential given है
और पोटेंशियल को अगर हम ध्यान से देखें तो V1 से V2 के बीच हमें एक पोटेंशियल वेल गिवन है और V1 से V2 के बीच पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एक पोटेंशियल वेल है. ओके, if the particle was moving from x is equal to minus infinite to x is equal to infinite, which of the following graphs gives best qualitative representation of the wave function of this particle? Okay, it is a very interesting question. Now we will move towards the options. Now look at the options. हमें चारों options में वेवलेंथ में वेरिएशन नजर आ रहा है. इसका मतलब हमें वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट इज del 2 psi plus 2m upon h cross square e minus v psi is equal to 0. हम इसका यूज करेंगे और रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो सपोज दिस इज द रीजन 1. तो इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, 0 है. तो फॉर रीजन 1 अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो दैट वुड बी, दिस इज रीजन 1. ओके, इसे हम 1 डिनोट कर देते हैं. तो रीजन 1 में हमारा पोटेंशियल क्या है, 0 है. तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वेव इक्वेशन, वो क्या बनेगी, del 2 psi plus 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी. अब अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसे फर्दर रिड्यूस करें तो इट विल बी k squared psi is equal to 0, where k would be, k here is wave vector 2me upon h cross square. ठीक है, और वेव वेक्टर का अनदर फॉर्मूला हमें वेवलेंथ की टर्म में याद है, दैट इज k is equal to 2 pi over lambda. That means k is inversely proportional to directly lambda, inversely proportional to lambda. Okay, और यहाँ से अगर हम देखें तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एनर्जी E, अंडर रूट ऑफ एनर्जी E, that is it would be, lambda would be indirectly proportional to or inversely proportional to energy. तो यहाँ से हमें रीजन 1 के लिए वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशन पता चल गया. अब अगर हम इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, सपोज इट इज एन इक्वेशन 1. अगर हम इक्वेशन 1 के लिए सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्यूशन हमें याद है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स लगा के. तो दैट वुड बी psi x is equal to a into e की पावर I के x plus b into e की पावर minus I के x. Okay, so this would be incident part of the wave and this would be reflected part of the wave. Some part of the wave will be reflected toward these walls. Okay, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है. नाउ अगर हम सेम चीज रीजन 2 के लिए करें तो हमें रीजन 2 में एक क्लियरली पोटेंशियल वेल दिखाई दे रहा है, दैट इज माइनस V1 टू माइनस V2. तो अगर हम इस पोटेंशियल को इन जनरल, सपोज हम कोई पोटेंशियल लिख लें माइनस ऑफ V, अगर हम इसको माइनस ऑफ V डिनोट कर दे इस पूरे पोटेंशियल को, then what will be our equation? Our equation would reduce to del 2 psi E minus V E plus V, because it would be E minus of V. It is minus V, it is in potential L, then it would be E plus V. तो यहाँ पे अगर हम इसे फर्दर रिड्यूस करें तो हमारी इक्वेशन बनेगी del 2 psi plus 2m h cross square E plus V equal to 0, that is 2m del 2 psi plus k square
k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। सपोज हमने इसे k2 से डिनोट कर दिया। ओके, सो हियर k2 विल बी 2m over h क्रॉस स्क्वायर e प्लस v। सो अगेन अगर हम इस रीजन के लिए वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी लैम्डा proportional to 1 over under root e plus v। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे पोटेंशियल को प्लस कर रहे हैं, यानी कि लेकिन वहां पे माइनस है। तो इसका सॉल्यूशन या इसका रीजन ये है कि यहाँ पे मोड ऑफ माइनस v तो v ही है, यहाँ पे माइनस v डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम इसको e प्लस v ही लिखेंगे। ओके, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए तो हम आगे क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। नाउ फॉर द रीजन 2। अब रीजन 2 में हमने ये जनरलाइज्ड जो रिलेशनशिप है कैलकुलेट कर दिया। अब अगर हम देखें एट पॉइंट ए तो पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस v1 एंड एट पॉइंट बी पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस v2। दैट मीन्स अगर हम लेमडा ए से डिनोट करें वेवलेंथ एट पॉइंट ए को, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर अंडर रूट e प्लस v1 एंड सिमिलरली इट वुड बी लेमडा बी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर अंडर रूट e प्लस v2। और अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को अब ध्यान से देखें तो हमें क्या रिलेशनशिप यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा ए इज ग्रेटर देन लेमडा बी। तो अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ से एक कंक्लूजन मिल रहा है, दैट इज कि इस रीजन में, दैट इज रीजन इन बिटवीन ए टू बी, क्या हो रहा है, वेवलेंथ रिड्यूस हो रही है। वेवलेंथ रिड्यूस हो रही है तो अगर हम ध्यान से चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो ऐसा है जिसमें वेवलेंथ सेम है। एंटायर जो दिया हुआ है पूरा स्पेक्ट्रम उसमें वेवलेंथ सेम दी हुई है इन फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ से हम फोर्थ ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारे पास 3 करेक्ट ऑप्शन आए हैं, 1, 2 और 3, लेकिन ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होगा। तो हमें फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि अब हम इसमें और क्या ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं जिससे हमें करेक्ट ऑप्शन मालूम हो। ओके, तो अगर हम रीजन 2 के लिए सॉल्यूशंस देखेंगे तो दैट वुड बी तो यहाँ पर एक तो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा और एक ट्रांसमिटेड पार्ट होगा, जो कुछ पार्ट इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हमें आगे कैलकुलेशन को करने के लिए रीजन 3 के लिए भी वेव इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ओके, तो रीजन 3 के लिए इक्वेशन क्या होगी, सिमिलरली जो रीजन 1 के लिए इक्वेशन हमने बनाई है वही 3 के लिए होगी, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 है। दिस वुड बी रीजन 3। ओके, तो यहाँ भी हमारा पोटेंशियल क्या है, 0 है। देन दिस इक्वेशन वुड बी दिस। तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ क्या मिलेगी, जो कि सेम इज रीजन 1। ओके, लेकिन यहाँ पर अब नोटिसेबल थिंग ये है, ऐसा नहीं है कि जो रीजन 1 में वेवलेंथ है वही हमें इसमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पर नोटिसेबल थिंग ये है कि कितना पार्ट, क्या एम्पलीट्यूड उसका चेंज होगा वेव का या नहीं होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एज वी नो कि जो वेव होती है उसमें रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिटेंस का जो एडिशन होता है वो 1 होता है, यानी वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड होगा। सपोज पोटेंशियल में यहाँ से कोई इंसिडेंट वेव आ रही है, ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि हमें एम्पलीट्यूड जो रीजन 1 में था वो रीजन 3 में नहीं मिलेगा, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा और इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा क्योंकि कुछ ही पार्ट यहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो अगर हम बाकी तीनों ऑप्शंस को देखें तो सिर्फ ऑप्शन 3 ऐसा है जिसमें यहाँ पर हमें कुछ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, देन ऐसे बीच में हमें वेवलेंथ रिड्यूस होती हुई दिख रही है, और यहाँ पर जो ट्रांसमिट हो रहा है पार्ट वो इसके इक्वल नहीं है, इससे कम है, और यहाँ से कुछ ही पार्ट ट्रांसमिट होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन ए को देखें
तो इसमें एम्पलीट्यूड इंसिडेंट और ये जो हमें लास्ट में एम्पलीट्यूड मिल रहा है ये सेम है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ओके, सिमिलरली ऑप्शन सेकंड में भी ये करेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखे हैं। तो मेजर थिंग यही है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि हमें डेटा क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या एक्सप्रेशन और पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। इस तरह आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे।